लिखो क्वेश्चन लिखो वहां पे, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल, लिखो वहां पे द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x, the potential energy of a particle varies with distance x from a fixed origin. The potential energy of a particle varies with distance x from a fixed origin as, और जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी इक्वेशन दी है u इक्वल्स टू लिखो वहां पे a रूट एक्स, u इक्वल्स टू लिखो वहां पे a रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसकी इक्वेशन दी है a रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी, वेयर a एंड बी are dimensional constant, where a and b are dimensional constant, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस। अब लिखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर a इंटू बी। तो बताना है a इंटू बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा u क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? u जो है u रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस। बोलो अब क्या करोगे वहां पे? हाँ बोलो क्या करें? देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी वहां पे, सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या चीज ऐड होती है? सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो x का स्क्वायर है कि नहीं है? तो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ क्या चीज ऐड होगी? अबे डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ डिस्टेंस का स्क्वायर ही ऐड होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब है कि जो भी b रहेगा वो डायमेंशनली एल स्क्वायर के बराबर होगा कि नहीं होगा वहां पे? तो जो भी b है डायमेंशनली वहां पे एल स्क्वायर के बराबर है। अब क्या करें? लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एनर्जी कोई सी भी हो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा किसके बराबर होता है? वर्क के बराबर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड रहेगा वो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर है। तो फॉर्मूला क्या था वहां पे? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इक्वल्स टू। अच्छा बी का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम है, अब हमें ए का कैलकुलेट करना है। एक्स क्या है वहां पे? डिस्टेंस। तो यहां पे अंडर रूट एल हो गया कि नहीं हो गया? नीचे आओगे तो बताओ एल स्क्वायर के साथ अगर एल स्क्वायर ऐड होगा तो रिजल्ट भी क्या बनेगा? एल स्क्वायर ही बनेगा। तो नीचे वहां पे एल स्क्वायर है कि नहीं? अब अगले स्टेप में अगर चेक करोगे तो ए की वैल्यू वहां पे क्या हो जाएगी? एम एल टू दी पावर 4 टी टू दी पावर माइनस 2 अपॉन क्या हो गया? एल टू दी पावर हाफ। अगले स्टेप में a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a हो जाएगा m। अब l ऊपर जाएगा तो क्या बन गया वहां पे? अबे स्क्वायर कैसे ऊपर जाएगा? लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या होता है? l टू दी पावर 4 माइनस 1/2 इंटू टी टू दी पावर। तो a कितना हो जाएगा? a हो जाएगा m l टू दी पावर 7/2 इंटू टी टू दी पावर। तो चेक करो ये a की वैल्यू है और ये तुम्हारी वहां पे क्या है? b की वैल्यू है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है a इंटू बी। तो चेक करो a इंटू बी क्या देगा वहां पे?
अब a इंटू बी अगर देखोगे तो वहां पे हो जाएगा m, l की पावर 7/2 इंटू एल स्क्वायर, तो ये क्या दे देगा l की पावर, अबे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n क्या देता है, a टू दी पावर m प्लस n। तो यहां पे क्या बन जाएगा m, l की पावर क्या हो गया 7/2 इंटू एल स्क्वायर, तो क्या देगा 11/2 इंटू टी टू दी पावर -2। चेक करो a इंटू बी की ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, अबे आया कि नहीं समझ में। हमने प्रॉपर्टी केवल यही यूज करी है, सेम फिजिकल क्वांटिटी के साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है, ऐड हो रही है। हो गया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, यानी सेम ऐसा ही नहीं पर इसी तरह का एक क्वेश्चन आया है 2017 में। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहां पे, इफ द टाइम पीरियड टी, रब करो इसे, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द टाइम पीरियड टी, इफ द टाइम पीरियड टी ऑफ अ ड्रॉप, if the time period t of a drop of liquid of density d, density d, radius r, density d, radius r, सरफेस टेंशन S, तो S जो है S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, S रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे सरफेस टेंशन। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द टाइम पीरियड T ऑफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी D, रेडियस R, सरफेस टेंशन S इज गिवन बाय द फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला गिवन है और फॉर्मूला दिया हुआ है T इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, और ये दिया है D की पावर A, R की पावर B और S की पावर C। अब लिखो यहां पे, इफ A इक्वल्स टू 1, इफ A इक्वल्स टू 1, C equals to 1, if A equals to 1, C equals to 1, then B is, तो A की वैल्यू गिवन है, C की वैल्यू गिवन है, हमें क्या करना है, हमें B की वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। करो, कैसे कैलकुलेट करोगे,
बोलो क्या करेंगे? अभी कहां पीछे पलट रहे हो तुम लोग? सबके डायमेंशनल फॉर्मूले मालूम है कि नहीं मालूम है? और क्या लिखवाया था? कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या होना चाहिए? अबे फिजिक्स में अगर कोई फॉर्मूला दिया है तो वो हमेशा डायमेंशनली क्या होता है? करेक्ट होता है। और कोई भी इक्वेशन अगर डायमेंशनली करेक्ट है इसका मतलब क्या है? जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होगा वही क्या होगा? तो चेक करो, इस प्रॉपर्टी को यूज करो। अभी कुछ दिमाग में घुसता है कि नहीं घुसता है तुम लोगों के? तुम्हारी ये पहली क्लास है आज? कुछ पढ़ा है यूनिट एंड डायमेंशन? जो वीडियो लेक्चर्स है ना वो लेना। तो उसके कितने 3 लेक्चर हो चुके ना अभी अपने? कितने हुए? तुमसे पूछ रहे हैं। तुमने देखे तीनों? कौन से 2 देखे? जो पहले थे। क्या होती फंडामेंटल क्वांटिटीज? देखा ना तुमने पहला लेक्चर? तो क्या होती फंडामेंटल क्वांटिटीज? अरे फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती होती हैं। तुमने देखी नहीं देखे हैं? हाँ, ऐड नहीं किया तो कब बोलोगे तुम ऐड करने के लिए? अगले साल? हाँ, तो तुमने किसी और से लेक्चर नहीं लिया फिर? तो फिर उसने फिर भेजा नहीं क्यों? तो भेजने में कितना टाइम लगता हो? तो 1 मिनट का भी काम नहीं होता भेजना। कोई पोस्ट कौन करना है कि लेटर जाके पहले पोस्ट ऑफिस में डालेंगे फिर वहाँ पहुँचेगा? नहीं भेजा तुमने? अरे तो फर्स्ट लेक्चर कहीं ना कहीं तो मिलता है ना। देखो उसके पास है, पूछा तुमने उससे? हाँ, नहीं पूछा ना? और फर्स्ट नहीं देखा फिर सेकंड कैसे देख लिया? सेकंड तो फर्स्ट से रिलेटेड था ना। फर्स्ट में थे तुम लोग? तो फिर अरे तो जब फर्स्ट ही नहीं मालूम तो सेकंड कैसे देख, सेकंड क्या समझ में आएगा? स्टार्टिंग तो फर्स्ट लेक्चर से हुई ना। तो फिर हाँ बोलो कितना है? अभी करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को ही मैच कराना है ना। बताओ टी की लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। अब d क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी का क्या होता है? ml-3, उसकी पावर a कितना है? तो इतना लिख दो। अब r क्या है? रेडियस। रेडियस एक तरह की लेंथ,
उसकी पावर b हमें कैलकुलेट करनी है। तीसरा वहां पे क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को क्या लिखोगे वहां पे, m t माइनस 2 टू दी पावर c कितना 1। अब क्या होगा, अच्छा दोनों साइड हम स्क्वायर कर सकते हैं क्या, अभी कर सकते हो ना। चलो पहले सिंप्लीफाई करो यार, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, अभी अंडर रूट में लिखे रहने दो। अच्छा m इंटू एम होगा, फिर l की पावर -3 प्लस b, t की पावर -2। देखो चेक करो यही आएगा कि नहीं आएगा, अब देखो सही लिखा है नहीं लिखा है। अब क्या करें, रूट को हटाएं, पर रूट को हटाओगे तो डायमेंशनली मैच नहीं कर रहा है। देखो चेक करो, तब भी नहीं होगा, डायमेंशनली कहाँ मैच कर रहा है। सही लिखा है इसने क्वेश्चन में, a की पावर 1, c की पावर 1, मुझे लग रहा है कुछ चीज मिसिंग है वहां पे, कि देखो ना अगर स्क्वायर करोगे तो डायमेंशनली मैच कर पाएगा क्या, भाई स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इस साइड। अच्छा स्क्वायर करोगे तो ये हो गया 2, यहाँ पे m स्क्वायर, l की पावर -3 प्लस b, और t की पावर, तो कहाँ डायमेंशनली कहाँ मैच कर रहा है। देखो चेक करो मैच करेगा क्या, ये तभी मैच कर सकता है ना जब c की वैल्यू -1 हो जाए। अबे तुम लोग तो पूछ रहा हूं मैं, ये इक्वेशन तभी सही हो पाएगी ना जब c की वैल्यू क्या हो। तो एक्चुअली क्वेश्चन में करेक्शन करो, वहां पे c 1 नहीं होगा, c क्या होना चाहिए, अब आएगा ही नहीं आएगा। अच्छा अब देखो c की पावर अगर -1 हो गई यहां पे, तो अब क्या होगा, c की पावर -1 हो गई तो यहां पे क्या हो गया, m की पावर -1, m की पावर 1, m की पावर -1। देखो चेक करो जरा ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और यहां पे t की पावर -2 की पावर -1, तो ये +2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वहां पे। अब चेक करो, अब ये डायमेंशनली मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, वे है ना। अब ये डायमेंशनली मैच कर गया तो यहां पे l की पावर -3 प्लस b, यहां पे l की पावर, तो -3 प्लस b अगर 0 के बराबर है तो b की वैल्यू वहां पे क्या होगी, 3 होगी। देखो चेक करो सही करा है कि नहीं करा अपन ने। एक्चुअली प्रिंटिंग में मिस्टेक है, c वहां पे क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। लिख लिया क्या इतना, हाँ लिखा। अच्छा दूसरा सॉल्व करने का तरीका क्या था, दूसरा सॉल्व करने का तरीका ऐसा भी है कि नहीं है, हम ऐसा बोल देते हैं कि जो भी टाइम पीरियड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, d की पावर x, ऐसा लिख सकते हैं, d की पावर x, r की पावर y और सरफेस टेंशन की पावर z। बताओ ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं,
अरे हमें टाइम पीरियड मालूम है कि टाइम पीरियड इन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रहा है, तो हम एक काम ये भी कर सकते थे कि हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला ही वहां पे क्या कर लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं। अब डिराइव करने जाते तो क्या लिखते हैं, t इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, फिर d की पावर x, r की पावर y, s की पावर z। अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या डायमेंशनल आएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या था, मैथ्स का कांस्टेंट डायमेंशनलेस था। अब d क्या है, डेंसिटी, तो डेंसिटी के लिए क्या होता है, m l की पावर -3 पावर क्या हो गया x, r क्या है, लेंथ, लेंथ का y, सरफेस टेंशन एम टी -2 टू दी पावर z। अब क्या करोगे, यहां पे m की पावर कितना बन गया, यहां पे m की पावर x, यहां पे m की पावर z, तो चेक करो m की पावर x प्लस z है कि नहीं। फिर l की पावर -3x प्लस y, तो l की पावर -3x प्लस y, t की पावर इक्वल्स टू m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर, अब इक्वेट कर दो जरा, बता जब इसको इक्वेट करोगे तो x प्लस जेड इक्वल्स टू 0। फिर दूसरा रिलेशन क्या आएगा, -3x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तीसरा क्या निकल के आएगा, -2z इक्वल्स टू 1, तो z की वैल्यू चेक करो, z की वैल्यू -1/2 आ रही कि नहीं आ रही, आ रही है कितने, यही बन रही ना, अभी यही बन रहा, नहीं बन रहा है, z की पावर -1/2। अब z अगर -1/2 तो x कितना, अच्छा x मालूम है, z मालूम है, अब y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू पुट करी 1/2, तो y यहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना। अब तुम क्या बोलोगे, अब तुम बोलोगे जो भी टाइम पीरियड है वो हो गया सम कांस्टेंट। अब क्या था, डेंसिटी की पावर x, कितना x की वैल्यू, हाफ, फिर r की पावर, अबे 1 कहां है, 3/2, s की पावर z, यानी s की पावर -1/2, नीचे लेके आओगे तो बताओ, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वहां पे। अब इसी t को, इसकी वैल्यू तो वहां फॉर्मूले में ऑलरेडी क्या दी है, 1 दे दी है। अब बताओ इसको अगर अंडर रूट के फॉर्म में लिखेंगे तो d अंदर आ जाएगा, s भी क्या होगा, अंडर रूट है कि नहीं, ये भी अंडर रूट, ये भी अंडर रूट, और r को अगर लेके आओगे r क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा वहां पे। अब इस फॉर्मूले को इससे यहां पे क्या करो, कंपेयर करो, बताओ कंपेयर करोगे तो डेंसिटी की पावर कितनी दी है, तो a कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया था, r की पावर 3, यहां पे r की पावर, तो कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू कितनी, 3। अब यहां पे s की पावर कितनी है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा कि नहीं होगा, तो यही बोला ही नहीं बोला, करेक्शन करके मैंने बोला था कि c की वैल्यू वहां पे क्या होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए। आया इतना समझ में। तो या तो तरीका है कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन को इक्वेट कर दें, या फिर हम उस फॉर्मूले को ही वहां पे क्या कर दें, डिराइव कर दें वहां पे। अब क्या चीज इजी है, कुछ भी इजी नहीं है ना, हाँ, अबे डेरिवेशन नहीं, ये इजी है। क्या करना है, लेफ्ट हैंड और LHS और RHS के डायमेंशन को इक्वेट कर दो, खत्म हो गया, है ना। चेक करना 2017 या 19 का सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, उसमें कुछ रेशो पूछा गया था, किसी की वैल्यू पूछी गई थी A B C इनमें से किसी एक की। लिखो एक क्वेश्चन है 2014 का, हाँ करो, और क्या, नहीं तो नहीं करो, तुम्हारे ऊपर है।
हो गया? अबे हुआ कि नहीं हुआ? अबे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? लिखो, टू फाइंड द डिस्टेंस s, टू फाइंड द डिस्टेंस s, टू फाइंड द डिस्टेंस, अच्छा d लिखा है, डिस्टेंस को d से डिनोट किया है, टू फाइंड द डिस्टेंस d ओवर विच, to find the distance d over which a signal can be seen clearly, to find the distance d over which a signal can be seen clearly in foggy condition, in foggy condition, in foggy condition, a railway engineer uses, a railway engineer uses dimensional analysis to find the distance d over which a signal can be seen clearly in foggy condition. A railway engineer uses dimensional analysis and assumes that the distance depends, and assumes that the distance depends on the mass density rho, depends on डेंसिटी को किससे डिनोट करते थे? डिपेंड्स ऑन डेंसिटी रो ऑफ द फॉग. दूसरा लिखो वहां पे इंटेंसिटी एस ऑफ द लाइट. तो एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एस रिप्रेजेंट कर रहा है लाइट की इंटेंसिटी. अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा और इजी कर दिया. उसने क्या बोल दिया? उसने ब्रैकेट में इंटेंसिटी का फॉर्मूला ही दे दिया और उसने बोला कि इंटेंसिटी को क्या लिखो? इंटेंसिटी को लिखो पावर अपॉन एरिया. वैसे हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ता, लेकिन ऑलरेडी उसने हिंट दे दिया हमें कि जो भी इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? पावर अपॉन एरिया. तो क्या बोला वहां पे? टू फाइंड, assume that the distance depends on the density rho of the fog, intensity of the light from the signal, और तीसरा जो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है on its frequency. तो जो भी डिस्टेंस d है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पे, इंटेंसिटी पे और फ्रीक्वेंसी पे. अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द इंजीनियर फाइंड्स दैट डिस्टेंस d is, the engineer finds that distance d is proportional to, the engineer finds that distance d is proportional to s की पावर 1 by n.
उसने क्या फाइंड आउट किया, उसने फाइंड आउट किया कि डिस्टेंस d किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी की पावर 1/n पे। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अरे बैठे क्या हो, कैलकुलेट करना है। आप किसका फॉर्मूला दें, क्या वही, अरे बता दिया क्वेश्चन में कि डिस्टेंस इन 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तब क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे, अरे कहाँ LHS RHS करोगे, पहले क्या करोगे, हाँ क्या करोगे, अभी ये इंफॉर्मेशन दे दी ना कि डिस्टेंस इन 3 पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, तो अब क्या करोगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, s की पावर 1/n में n की वैल्यू। तो अब करो, क्या करोगे यहां पे, सबसे पहले फॉर्मूला डिराइव करो। बुक परचेस कर ली है तुम लोगों ने, हाँ कहाँ है, ये पूरी कंबाइंड वाली परचेस करी है तुमने, वॉल्यूम नहीं था उसके पास, तो थे इसमें कुछ क्वेश्चन थे, हाँ क्या किया किताब पे ऐसे, बस पेज की खुशबू सूंघी है ना, हाँ ऐसा क्यों होता है, नई बुक के पेजेस में स्मेल आती है, हैं कभी सूंघे ही नहीं, सूंघे नए पेजेस, क्या तुम लोग फॉर्मूला डिराइव करो जरा डिस्टेंस का, फॉर्मूला डिराइव कर दो और कंपेयर कर दो, 10 की वैल्यू निकल जाएगी वहां पे। पावर का, अब मैं क्या बताऊं, तुम लोग को डिराइव नहीं कर रहा था फॉर्मूला, क्या पावर का, m कैसे हो जाएगा, पावर का मतलब वर्क अपॉन टाइम, वर्क क्या होता है, ml² t-2 डिवाइडेड बाय टाइम, तो क्या देगा, हाँ चेक करो, पावर का फॉर्मूला यही था ही नहीं था, ml² t-3।
अभी कम से कम 6-7 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, उससे ज़्यादा ही सॉल्व कर चुके हैं इस तरह के, जहाँ पे हम फॉर्मूले को रफली डिराइव करते थे। चेक करो 3 आ रहा है क्या? कितना? नहीं हुआ सॉल्व? ये तो कब तक होगा? 1 आध साल तक होगा। अब क्या करोगे? कितनी बार इसको इक्वेटी तो करना है, इसको कितनी बार लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखा वहां पे? अब यही लिखा ना कि डेंसिटी डी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, फिर क्या लिखा वहां पे? रो की पावर ए, एस की पावर बी, एफ की पावर, फिर लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस है तो क्या होगा? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0, यही ना? लेफ्ट हैंड साइड डिस्टेंस है। डेंसिटी का क्या था? डेंसिटी का था m l माइनस 3। अब इंटेंसिटी का क्या है? पावर अपॉन एरिया। पावर कितना था? पावर था एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 अपॉन, तो इंटेंसिटी का क्या हो गया? एम टी माइनस 3 होल टू दी पावर बी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 अपॉन टाइम होल टू दी पावर सी है। अब बताओ, राइट हैंड साइड m की पावर क्या बन गया? यहां पे a, यहां पे b, तो m की पावर a प्लस बी, l की पावर माइनस 3a प्लस, क्यों माइनस 3a माइनस 3b, यही बनेगा ना? कहां पे t? अच्छा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? l की पावर माइनस 3a और t की पावर वहां पे हो जाएगा माइनस 3b माइनस c। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर, इक्वेट करो डायमेंशन को, तो a प्लस बी 0, फिर यहां पे क्या था? माइनस 3a था, तो यहां पे माइनस 3a किसके बराबर? 1 के बराबर, तो a की वैल्यू, अच्छा a की वैल्यू अगर -1/3 तो b की वैल्यू +1/3। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? -3b माइनस सी इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो c किसके बराबर?
b की वैल्यू पुट कर दो 1/3। अब बताओ जो भी डिस्टेंस d होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला हो जाएगा सम कांस्टेंट रो की पावर -1/3 s की पावर 1/3 f की पावर। अब इस रिजल्ट को इससे कंपेयर करो। भाई तो कांस्टेंट है, तो यहां से तुम क्या बोलोगे? जो भी डिस्टेंस d है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1/3 है कि नहीं? अब s की पावर 1/3 है, यहां पे s की पावर क्या है? 1/n। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो यहां से क्या बोलोगे? n इक्वल्स टू कितना? 3। आया ना? अब बताओ ये यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड यूज था कि नहीं था? फर्स्ट यूज क्या था? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला। सेकेंड यूज क्या लिखवाया था? सेकेंड यूज लिखवाया था वहां पे वी कैन डिराइव अ फॉर्मूला रफली। अब बाय गिवन पैरामीटर्स। फिर नेक्स्ट लिखो अब यूज। हो गया इतना? हो गया? लिखो नेक्स्ट यूज लिखो वहां पे वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी। वी कैन एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी in terms of we can express any quantity in terms of given basic quantities. We can express any quantity in terms of given basic quantities. अब इसी में आगे लिखो आप इफ वेलोसिटी v, वेलोसिटी को डिनोट करो v से, इफ वेलोसिटी v, फोर्स f, इफ वेलोसिटी v, फोर्स f एंड टाइम t आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। If velocity v, force f and time t are chosen as fundamental quantities, express पहला लिखो मास, एक्सप्रेस मास एंड दूसरा लिखो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वी एफ एंड टी। वी एफ एंड टी भाई तीन चीजें हैं कि नहीं है? किसको अब यहां पे फंडामेंटल मान रहा है भाई? वैसे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या थी? वैसे हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी मास, लेंथ, टेम्परेचर, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और लास्ट में क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। बताओ यही सात हमारे फंडामेंटल थे कि नहीं थे? अब कई बार क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो एक हाइपोथेटिकल केस की बात कर रहा है और उसमें क्या बोल रहा है? उसमें बोल रहा है वेलोसिटी एफ, फोर्स एफ और तीसरा क्या है? टाइम। तो हमारे पास तीन फिजिकल क्वांटिटी हैं, वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम, और इसको वहां पे उसने क्या माना है? इसको यहां पे उसने फंडामेंटल माना है।
तो अब वो क्वेश्चन में बोलता है कि अगर वेलोसिटी, फोर्स, टाइम अगर फंडामेंटल हैं तो हमें किसको रिलेट करना है? मास को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ वी एफ एंड टी, और दूसरा किसको एक्सप्रेस करना है? एनर्जी को। तो अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। सॉल्व करने का तरीका होगा, हम बोलेंगे कि जो भी मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वेलोसिटी की पावर ए पे। फिर हमने क्या बोला कि जो भी मास है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फोर्स की पावर बी पे। तीसरा हमने क्या बोल दिया, जो भी मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टी की पावर सी पे। तो जिसको फंडामेंटल माना होगा उसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, नहीं रिलेट कर सकते हैं? अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो तुम क्या लिखोगे? मास इक्वल्स टू सम कांस्टेंट जो डायमेंशनलेस होगा। फिर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी की पावर ए, फोर्स की पावर बी और टी की पावर। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? मास। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर मास है तो इसका क्या होना चाहिए? m की पावर 1, l का 0, t का 0। अच्छा, ये तो कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया? 1। वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस 1। फोर्स का एम एल टी माइनस 2। टाइम का तो क्या होता है? टी। बताओ ऐसा लिखा कि नहीं लिखा यहाँ पे? अच्छा, अब राइट हैंड साइड में चेक करो, m की पावर कितनी आ रही है भाई? m की पावर यहाँ पे b। l की पावर क्या होगी? a प्लस b, बस ना। और t की पावर क्या होगी? t की पावर माइनस a प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर। t के ऊपर माइनस a प्लस c माइनस 2b, यही ना? अब क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन को इक्वेट करो। बताओ b की वैल्यू किसके बराबर? फिर a प्लस b। अच्छा, b की वैल्यू मालूम है तो a क्या हो गया? फिर t की पावर 0 यहां पे हो जाएगा माइनस a प्लस सी माइनस 2b, किसके बराबर? 0 के बराबर। देखो ये कि नहीं वहां पे? अब a की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस, फिर c -2 इक्वल्स टू 0। तो चेक करो c की वैल्यू भी 1 आ रही है क्या? आ रही ना पे? अब इस इक्वेशन को देख लो जरा। अब इस इक्वेशन से क्या लिखोगे? इस इक्वेशन से लिखोगे जो भी मास है इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अब बताओ v की पावर क्या था? a का मतलब -1। फोर्स की पावर b कितना? 1। t की पावर c कितना? तो एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? एफ टी बाय वी। तो जो भी मास रहेगा तो कुछ कांस्टेंट रहा होगा, तो हम बोलेंगे जो भी मास है, मास को अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो फोर्स, टाइम और वेलोसिटी में रिलेशन क्या आ जाएगा? मास इक्वल्स टू एफ टी बाय वी। ऐसा समझ में? इतना लिखो, नोट डाउन करो इतना। और इस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में।
हो गया। अच्छा सेकंड केस में किसको एक्सप्रेस करना है? एनर्जी को। किसके टर्म में? वी एफ और टी के टर्म में। तो यहां पे केवल क्या चेंज करते जाएं पूरी जगह? अबे मास की जगह क्या लिख दें? तो यहां पे लिखो एनर्जी। अच्छा लेफ्ट हैंड साइड अगर एनर्जी है तो क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? अबे एनर्जी है ना लेफ्ट हैंड साइड, इससे पहले मास था तो मास का तो एम था। अब अगर एनर्जी की बात करेंगे तो केवल क्या चेंज करना है वहां पे? एम एल स्क्वायर टू। देखो ये कि नहीं वहां पे, तो यहां पे भी हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब फिर से इक्वेट कर दे रहा। अब बताओ इक्वेट जब करोगे तो क्या लिखोगे वहां पे? b की वैल्यू, अच्छा a प्लस बी किसके बराबर? 2। b की वैल्यू 1, तो a भी 1 होगा कि नहीं होगा? तो b की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, और यहां पे t की पावर कितनी? -2। राइट में -a प्लस सी माइनस 2b। देखो आएगा कि नहीं आएगा? -2 इक्वल्स टू -a प्लस सी माइनस क्या हो गया? 2b। अब वैल्यू पुट कर देना सबकी। -2 a की वैल्यू -1 प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा सबकी वैल्यू। अच्छा अब सबकी वैल्यू 1 आ गई तो यहां से तुम क्या लिखोगे? यहां से तुम लिखोगे एनर्जी इक्वल्स टू v की पावर 1, f की पावर 1, t की पावर, तो चेक करो ये फॉर्मूला बने नहीं बनेगा? वी एफ टी। लिखो हो गया ना इतना? लिखो नेक्स्ट, लिखो वहां पे इफ वेलोसिटी v, नहीं पहला क्वेश्चन लिखो वहां पे इफ वेलोसिटी v, फोर्स f, इफ वेलोसिटी v, फोर्स f, इफ वेलोसिटी v, फोर्स f, और एनर्जी को डिनोट कर रहा है कैपिटल ई से। तो इफ वेलोसिटी v, फोर्स f एंड एनर्जी e are taken as fundamental units, if velocity v, force f and energy e are taken as fundamental units, then the dimensional formula of mass will be, तो बताना है मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा?
बताओ ऐसा ही लिखा नहीं लिखा? वेलोसिटी की पावर a, f की पावर b, e की पावर क्या हो गया c। फिर लेफ्ट हैंड साइड m1 l0 t0। वेलोसिटी का क्या था? फोर्स का ml t-2। एनर्जी का वर्क के बराबर ml² t-2। देखो है कि नहीं वहां पे? अब यहां पे क्या बन जाएगा? यहां पे बन जाएगा m की पावर कितना? b प्लस c, है ना? l की पावर a प्लस b प्लस 2c, यही ना? और t की पावर क्या हो गया? माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। अब इक्वेट कर दो जरा वहां पे, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, तो b प्लस c 1 के बराबर, a प्लस b प्लस 2c, और तीसरा क्या आ रहा है? माइनस a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले क्या करें? ये अगर इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, तो क्या करें? इक्वेशन, अबे 2 और 3 को ऐड कर दो पहले यार। बताओ 2 और 3 को ऐड करेंगे तो a से कैंसिल आउट होगा, ये भी क्या हो गया? तो कितना आ गया? माइनस b इक्वल्स टू 0। बताओ b की वैल्यू 0, तो c कितना? 1। अब c की वैल्यू पुट करो तो यहां पे चेक करो, a की वैल्यू कितनी? -2 आ रही ना इतनी? तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी मास इक्वल्स टू वेलोसिटी की पावर -2, f की पावर 0, e की पावर, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा e अपॉन v²। देखो है कि नहीं वहां पे? तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, v की पावर -2, f की पावर 0, e की पावर कितनी? 1। लिखा इतना? लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो वहां पे, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। लिखो क्वेश्चन वहां पे, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, if velocity of light c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को कैपिटल G से डिनोट करते थे, तो वहां पे क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h, एंड प्लैंक्स कांस्टेंट h आर चूजन एज फंडामेंटल यूनिट, are chosen as fundamental unit, if velocity of light c, gravitational constant g and Planck's constant h are chosen as fundamental unit, then the dimension of mass will be, then the dimension ऑफ मास विल बी। तो फाइंड आउट करो अब मास को कैसे रिलेट करेंगे वहां पे। अब फंडामेंटल क्या क्या माना गया है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, और तीसरा क्या दिया? प्लैंक्स कांस्टेंट h। इन तीनों को वहां पे उसने क्या माना है? फंडामेंटल। अब करो, क्या करोगे यहां पे?
क्या बोल रहे हो? क्या क्या क्या? कोई भी नहीं है ऐसा ऑप्शन। तुमने जो बोला कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। अबे सबका डायमेंशनल फॉर्मूला मालूम ही नहीं मालूम है। स्पीड ऑफ लाइट का क्या था? एल टी माइनस वन। जी का क्या था? एम, हाँ एल थ्री है। एम माइनस वन एल की पावर थ्री, फिर प्लैंक्स कांस्टेंट एम है इतना। अब किसको रिलेट करना है हमें? मास को। तो हम क्या लिखेंगे वहां पे? हम वहां पे लिखेंगे मास इक्वल्स टू, फिर c की पावर मान लो x, a इसलिए कि c ऑलरेडी दिया है, तो c की पावर x मान लो, g की पावर y, h की पावर z, कुछ भी मान सकते हैं ना वेरिएबल। तो अब वहां पे क्या हो जाएगा? मास। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया? m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, यहां पे 1, c का एल टी माइनस वन, जी का एम माइनस वन, एल थ्री, वाई, फिर इंटू क्या था? हाँ फिर एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन होल टू दी पावर। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या, राइट हैंड साइड क्या बना? एम की पावर माइनस वाई प्लस जेड, एल की पावर एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड है ना। हाँ फिर टी की पावर हो जाएगा माइनस एक्स, ये टी है ना, तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस एक्स माइनस टू वाई, अरे प्लस माइनस जेड। देखो इतना आ रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड m की पावर 1, l की पावर 1, जी टी की पावर 0। अब पहली इक्वेशन क्या आ गई? माइनस वाई प्लस जेड, माइनस वाई प्लस जेड 1, एक्स प्लस थ्री वाई प्लस टू जेड 0। फिर नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ गई? माइनस एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड। अब क्या किया वहां पे? कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहा है? वन और अबे टू और थ्री को अगर सॉल्व कर दोगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट होगा, थ्री वाई माइनस टू वाई, वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों को सॉल्व किया तो अब क्या हो गया? वाई वाई क्या? वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा भी पूरा। क्या है? अच्छा प्लस जेड है ना, टू जेड माइनस जेड। अब दोनों को सॉल्व करो, वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो टू जेड इक्वल्स टू वन, जेड इक्वल्स टू, अब z अगर हाफ है तो y की वैल्यू, अबे चेक करो, z की वैल्यू अगर हाफ तो y की वैल्यू माइनस वन बाई टू है कि नहीं है? फिर अब x कितना आएगा? हाँ 3/2 माइनस वन। चेक करो x की वैल्यू माइनस वन बाई टू आएगी क्या? अबे पुट करो ना वैल्यू,
y की वैल्यू पुट करो यहां पे और z की वैल्यू भी यहां पे क्या करो, पुट करो। कितना आ रहा है? 1/2। अबे कैसे आएगा? अच्छा -3/2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी? बस x अगर 1/2 आ गया तो आप क्या लिखोगे? मास इक्वल्स टू c की पावर क्या था? अबे c की पावर x, g की पावर और h की पावर z। तो ये फॉर्मूला बनेगा वहां पे c की पावर 1/2, g की पावर -12, h की पावर कितनी? 1/2। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी लिखा कि नहीं लिखा? हो गया ना? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्लैंक्स कांस्टेंट h सेम है, अभी जो लिखा ना सेम चीज, देखो क्या बोल रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c। देखो ये था ही नहीं था? प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g are used to form a unit of are used to form a unit of are used to form a unit of mass, और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है लेंथ। तो सी जी एच ये तीन फंडामेंटल है और इनके थ्रू हमें किसको एक्सप्रेस करना है? मास और लेंथ को। अब क्वेश्चन लिखो क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर करेक्ट। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या बोल रहा है, जो भी मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट सी है। सेकेंड ऑप्शन में बोल रहा है जो भी मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट जी है। और तीसरे में बोल रहा है जो भी लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच है। और फोर्थ में बोल रहा है जो भी लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट जी है। तो बेसिकली हमें करना क्या है क्वेश्चन में, हमें मास को भी क्या करना है, सी और जी और एच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और लेंथ को भी क्या करना है, सी जी और एच के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बताओ इससे पहले हम मास को रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? तो बताओ मास के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर 1/2 है कि नहीं है? तो ये ऑप्शन सही है। हाँ, कौन बोल रहा नहीं? हाँ, पीछे दीवार से आवाज आई ना। अबे ये नहीं दिख रहा है, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, सी की पावर 1/2। फिर जी की पावर पे कैसे डिपेंडेंट है, -1/2। और यहां पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अबे रूट जी बोल रहा है, जी की पावर 1/2। तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया। अब बाकी दो ऑप्शन चेक करो, ये क्वेश्चन मोर देन वन है। तो अब मैंने मास को तो रिलेट कर लिया, अब तुम लेंथ को भी रिलेट करेगा।
मतलब ऐसे लिखा नहीं लिखा, सब कुछ सेम रहेगा राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड केवल क्या बन जाएगा, लेंथ। अब बताओ इक्वेशन क्या बनेगी वहां पे, पहली इक्वेशन बनेगी माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 1, और लास्ट में क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस 2y माइनस जेड इक्वल्स टू 0। अब क्या किया, सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया, तो 3y माइनस 2y y प्लस जेड इक्वल्स टू 1 आएगा कि नहीं आएगा। अब इन दोनों को करें तो y y कैंसिल आउट होगा, तो 2z इक्वल्स टू 1, तो z की वैल्यू, अच्छा z अगर 1/2 है तो y भी कितना आएगा, अबे कहाँ से -1/2, माइनस वाई प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, तो माइनस वाई इक्वल्स टू, तो क्या देगा y की वैल्यू, तो z की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू 1/2। अब z की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो और चेक करके बताओ x कितना। x इक्वल टू 2 आएगा, z कितना 1/2, तो ये कितना बन गया, 1 बन गया ना, तो 1 1 कैंसिल आउट हुआ, फिर y की वैल्यू 1/2, तो x कितना -3/2 ना। अब बताओ फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया जो भी लेंथ होगी वो हो जाएगी वहां पे c की पावर -3/2, g की पावर 1/2, h की पावर, तो यहां पे तुम यही बोलो, नहीं बोलोगे लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट जी है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एच है, तो चेक करो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा वहां पर। अबे आएगी नहीं समझ में, लिखो ये 2015 का था क्वेश्चन, लिखो 2017 में भी क्वेश्चन इस तरह का आया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टाइम t, वेलोसिटी c,
टाइम t वेलोसिटी c एंड एंगुलर मोमेंटम h, वैसे h डिनोट करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, लेकिन यहां पे उसने h से डिनोट किया है एंगुलर मोमेंटम। तो क्या बोल रहा है, इफ टाइम t वेलोसिटी c एंड एंगुलर मोमेंटम h, if time t velocity c and angular momentum h are chosen as fundamental quantities, are chosen as fundamental quantities, if time t velocity c and angular momentum h are chosen as fundamental quantities, instead of मास लेंथ एंड टाइम। वैसे फंडामेंटल क्या होते हैं, मास लेंथ टाइम है कि नहीं है, तो मास लेंथ टाइम की जगह उसने किसको फंडामेंटल मान लिया है, वेलोसिटी टाइम और मोमेंटम को। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन द डायमेंशन ऑफ मास विल बी, तो हमें मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। क्या आ गया क्या, तुम क्लास के बाद मांग लेना तीनों लेक्चर। एच अपॉन क्या रब है, क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है मैंने, तो क्या लिखा वहां पे, जो भी मास होगा सम कांस्टेंट टी की पावर
x c की पावर y h की पावर z। लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गया, m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर 0। फिर यहां पे 1 टाइम का t, वेलोसिटी का एल टी माइनस 1, h एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था, लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या था, m l स्क्वायर t माइनस 1 होल टू दी पावर, अब क्या बन गया, m की पावर z, l की पावर y प्लस 2z ना, और t की पावर x माइनस y माइनस c 1 l 0 t। अब क्या हो गया, z की वैल्यू 1, फिर y प्लस 2z 0, z की वैल्यू पुट करी तो y कितना माइनस 2, फिर x माइनस वाई माइनस z इक्वल्स टू 0, यही ना। तो z कितना 1, यहां पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2, तो x की वैल्यू, तो फिर क्या आ गया मास, जो भी मास रहेगा वो हो जाएगा t की पावर x, फिर c की पावर माइनस 2 और अबे h की पावर 1 ना। तो चेक करो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और तुम लोग क्या बोल रहे थे, इतना समझ में नहीं समझ में। तो ये हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का क्या है, तीसरा यूज है। तीसरा यूज में क्या बता रहे हैं, अगर हमें कोई दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज दी हुई हैं तो उसके टर्म में हम किसी तीसरी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतना समझ में। अगले टर्न पे इसी को कंटिन्यू करेंगे।